गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल द करेंट वर्ल्ड में। सो गाइस आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर था वो हमने कवर किया, कब कहाँ और कैसे। आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे विद ऑल फैक्ट, सारे फैक्ट आपको बताएंगे कि कैसे इंसान जन्मा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आपको बताना चाहें कि हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, इसकी डीपली जो बात है उसको हम लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने जो है इसका पता लगाया। चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, अब थोड़ा सा जब समय आगे बढ़ा उसके बाद में 1856 में दूसरी बार इसकी जानकारी जो है विलियम ब्रंटन ने दी। किसने दी गाइस? इसकी दूसरी बार जानकारी जो है विलियम ब्रंटन ने दी, विलियम ब्रंटन ने। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और प्रोग्रेस हुई, आगे बढ़े। उसके बाद में 1873 में इसकी जानकारी जो है अलेक्जेंडर कलिंघम ने दी। किसने दी? अलेक्जेंडर कलिंघम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये है, बहुत, क्योंकि अलेक्जेंडर कलिंघम को ही जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह माना जाता है। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया का पितामह कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर कलिंघम को। और 1873 में इन्होंने बताया किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद में फाइनली 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम बहादुर, श्री दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। और किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की। ठीक है, तो ये तो हमने बात की इसके बारे में डीपली बात। ठीक है, अब भाई ये क्या होता कि कांस्य युगीन ही सभ्यता इसको क्यों कहा गया? भाई उस समय क्या था, पहले लोहे की खोज तो हुई नहीं थी, कांस्य चलता था। अब कांस्य क्या होता है? कांस्य क्या होता है? लोहे और टीन के मिश्रण को कांस्य कहते हैं। टीन और प्लस लोहे के मिश्रण को कांस्य कहा जाता है। और यही जो मतलब ये जो धातु थी, यही सबसे ज़्यादा उस समय प्रयोग की जाती थी। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, समय बदला तो जो है हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे और भी इसके शहर खोजे गए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा आप जो है गौर से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आखिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? हमने पहले भी बताया था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला शहर हड़प्पा नामक शहर खोजा गया सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि साइंटिस्टों का मानना उस समय ये था कि जिस शहर का पहले उत्खनन हम लोग करेंगे उसका नाम, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख लेंगे। ठीक है, तो इस सभ्यता को जो है हड़प्पा नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा वासी जो है तांबा वो खेतड़ी राजस्थान नामक सिटी से प्राप्त करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी टीन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों हड़प्पा वासी टीन अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस अनुपात की ईंटों का इस्तेमाल करते थे? तो बहुत सारे अनुपात दिए गए हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब एग्जैक्ट याद रखना, 4:4:2:1, 4:2:1 अनुपात के अनुपात में ईंटों का यूज़ करते थे। यानी कि 4 इसकी लंबाई होती थी ईंट की, 2 चौड़ाई होती थी और 1 इसकी ऊंचाई होती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये हमारी कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने खुद रखे हैं आपके लिए, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित हमको करना है। तो नर्मदा घाटी जो है शिकार का संग्रह जो है माना जाता था। नर्मदा घाटी के किनारे जो है अक्सर जो इंसान थे पुराने वाले वो शिकार वगैरह किया करते थे। जो मगध था वो पहला शक्तिशाली महाजनपद बना। ठीक है, और जो गारो पहाड़ियाँ थी तो गारो पहाड़ियों में जो आरंभिक कृषि प्रारंभ हुई, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे प्रथम नगर शुरू हुए। और गंगा घाटी जो है वो 2500 वर्ष पुराने शहरों के बारे में बताती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में से प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थीं, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोदकर लिखा वगैरह किया जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो हम ये देखो रसीदा का प्रश्न था हमारी बुक में, जब हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास चैप्टर जो है फर्स्ट हमने लिया, यानी कि कल। तो हम आपको बताना चाहेंगे, तो हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सही बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है हमको। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? तो भाई पत्थरों का क्या था, पत्थरों के हथियार बन सकते थे, आभूषण बना लेते थे, चित्र बना लेते थे, मूर्तियां वगैरह, और साथ में औजार भी बनाते थे। ठीक है, तो ये तो उनका काम हो गया। इमारतें भी बनाते थे पत्थरों से। तो ये सारी बातें हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते हैं? इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि मान लो किसी इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी प्रपोजल में इसको रखा गया है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते हैं? इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारा क्या है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हो। और तीसरा हमारा पॉइंट है, यह भी संभव है कि वह गरीब हों या फिर उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो उनका, ये भी भाई पॉसिबल है। ठीक है, तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है, कम से कम 2 ऐसी बातों का हमको उल्लेख करना है जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर क्या होता है, ये आपको बताना चाहेंगे, और बहुत ही ध्यान से सुनना आप। ठीक है, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपनी कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनको कॉस्टली सिस्टम पड़ता होगा ना, तो इसलिए नहीं कर पाते होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकार शब्द का हमको पता लगाना है कि भाई कौन सा वर्क कौन स्त्री और पुरुष में से कौन सा वर्क कौन करता था। तो हमारा यहाँ पे उत्तर भी दिया गया। मान लो कि हस्तशिल्प जो है वो स्त्री पुरुष दोनों कर लेते थे, भवन शिल्प का निर्माण पुरुष ही करते थे, मूर्ति शिल्प का जो है स्त्री पुरुष दोनों करते थे, काष्ठ और चर्म शिल्प का पुरुष ही कामकाज किया करते थे। ठीक है, तो और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई, तुम इनके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं? तो अतीत में पुस्तकें जो निम्न विषयों पर लिखी गई, पहला है धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर, राजाओं के जीवन पर, औषधियों तथा विज्ञान पर, महाकाव्य कविताएं तथा नाटक पर। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सोच रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपको एक बार फिर से बता दें। देखिए हमारी हड़प्पा सभ्यता में जो कॉपर है, कॉपर, पहले उधर बढ़ते हैं, उधर थोड़ा हमको प्रश्न मिल जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे जो कॉपर है, तो कॉपर जो है साइप्रस नामक देश के नाम पर उसका कॉपर का नाम पड़ा। ठीक है, तो आप ये रखना, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, चित्रों के द्वारा ये लोग लिखा करते थे, चित्रात्मक शैली हुआ करती थी, और 400 शब्दों में थी। ठीक है, 400 शब्दों में थी। ठीक है, और इसकी लिखावट कैसी थी? इसकी लिखावट थी गौमुद्रिका शैली, गौमुद्रिका शैली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगला हम हिस्ट्री का अपना वीडियो लाएंगे, सेकंड चैप्टर, उसके साथ में उसके बाद में एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।